हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 4 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और आरओ मेंस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। क्लास यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आज हम डिस्कस करेंगे, तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिशु वध पर रोक वॉरेन हेस्टिंग के समय, सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक के समय, दास प्रथा की समाप्ति एलन ब्रोक के समय, नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, बोला गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा। तो नेटिव मैरिज एक्ट की बात जब हम करेंगे तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में है, बिल्कुल सही है। दास प्रथा की समाप्ति एलन ब्रोक के समय में, सही है। सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक के समय, बिल्कुल सही है। शिशु वध पर रोक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर वेलेस्ली होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, शिशु वध पर रोक किसके समय लगी है? वेलेस्ली के समय पे लगी है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो एक तरफ अगर आप देखिए तो गवर्नर दिया गया है, दूसरी तरफ प्रमुख कार्य दिए गए हैं। सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन की बात की गई है कि बंगाल में द्वैत शासन कब से प्रारंभ हुआ। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक युद्ध है जिसको कि निर्णायक युद्ध बोलते हैं। आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि कौन से युद्ध को निर्णायक युद्ध कहते हैं, तो बक्सर के युद्ध को। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में हुआ है। क्लियर है? बक्सर के युद्ध के बाद आपको पता है एक ट्रिटी साइन होती है 1765 में, जिसको कि हम कौन सी ट्रिटी कहते हैं? ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एक बार तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बोल दिया गया था कि बक्सर के युद्ध को, प्लासी के युद्ध को, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाई। तो प्लासी का युद्ध पहले हुआ है, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध का परिणाम था ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ये याद रखिएगा। और इसी समय द्वैत शासन जो है वो बंगाल में प्रारंभ भी किया गया है। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, ये याद रखिएगा। अब एक प्रश्न बनता है कि द्वैत शासन था क्या? द्वैत शासन में दो राइट्स हुआ करते थे, एक निजामत और दूसरा दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, ठीक है, टैक्स का कलेक्शन, वित्त कलेक्शन। किसके पास दीवानी राइट्स जाएगी? कंपनी के पास। तो आज से जितना भी पैसा कलेक्ट होगा वो किसके जेब में जाएगा? कंपनी के पास। और निजामत की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करें, तो ये इसका अधिकार किसके पास था? निजाम के पास था। तो बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? क्लाइव द्वारा प्रारंभ किया गया। लिख लो, जिसमें कि निजामत जो था वो निजाम के पास ही था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन दीवानी राइट्स जो थी, रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार था, वो किसके पास चला गया था? कंपनी के पास चला गया था। क्लियर? चलो, यहाँ पर दूसरा प्रश्न और जो बन सकता है वो ये है कि द्वैत शासन लागू तो किया गया था क्लाइव द्वारा, लेकिन इसको समाप्त किसने किया, खत्म किसने किया? तो आप बताएंगे 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने जो डुअल गवर्नमेंट थी, जो द्वैत शासन प्रणाली थी, उसको समाप्त किया। क्लियर? चलो, यहां पर देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वॉरेन हेस्टिंग, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड बताने जा रही हूं, नोट डाउन कर लो। देखो, जब भी वॉरेन हेस्टिंग की बात आएगी तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही बताएंगे कि जो डुअल गवर्नमेंट थी बंगाल में, उसको किसने एंड किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में। ठीक है।
फिर आप सभी को पता है रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब? 1773 में। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। ठीक है, ये भी चीज क्लियर है। मैं एससी लिख दे रही हूं, सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब उसे किस नाम से जाना जाता है? बताओ। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये आर है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में कौन आएंगे? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बात कहेगा उसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को मानना पड़ेगा। क्लियर है क्लास, सारे पॉइंट्स? अच्छा, यहां पर रिंग फेंस की बात करेंगे। रिंग फेंस थ्योरी ये किसके समय में आया है? ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है। और क्या याद रखना है आपको? इम्पीचमेंट किस पर लगाया गया था? इम्पीचमेंट तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग पर। महाभियोग किस पर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड याद रखिएगा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, यहां पर एक चीज और याद कर लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट जिसे हम बोलते हैं, पिट्स एक्ट जिसे बोलते हैं। ठीक है, पिट्स एक्ट ये किसके समय में आया? ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया। पिट्स एक्ट में जब आप देखते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात होती है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखते थे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को। या फिर हम कह दें पॉलिटिकल एक्टिविटी को। ये भी चीज याद रखिएगा। तो वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट बंगाल में किसने लगाया था? बताएंगे आप। क्लाइव ने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, जिसको कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा हटाया गया। दूसरी चीज, रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आई है? वॉरेन हेस्टिंग के समय में आई है। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, जिसके तहत वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। क्लियर है? फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की जब हम बात करेंगे तो ये किसके समय में आया है? ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया है और इसके तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज पर कंट्रोल करते थे। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। फिर रिंग फेंस थ्योरी की बात करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग याद रखेंगे आप। और इम्पीचमेंट के थ्रू किसे हटाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, रिवीजन हो रहा होगा क्लास। चलो फिर यहाँ देखो, स्थायी बंदोबस्त की बात की गई है। स्थायी बंदोबस्त जिसको कि हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, और पहले की क्लास में मैंने आपको रैयतवाड़ी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम के बारे में बताया था। जमींदारी सिस्टम में मैंने आपको बताया था यहाँ पर पीजेंट हुआ करते थे, जो फार्मर्स हैं, उनसे टैक्स कौन वसूला करता था? जमींदार वसूलते थे और वो उस टैक्स को क्या करते थे? ब्रिटिश ऑफिसर्स को ले जाकर देते थे। तो टैक्स कलेक्शन का काम किसका था? जमींदारों का था। ठीक है, तो ये स्थायी बंदोबस्त था, जमींदारी सिस्टम था। इसमें जो रेवेन्यू डिसाइड किया गया था वो परमानेंट था, वो फिक्स था, इसीलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। किसके समय में आया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, 1793। ईयर याद रखना है तो वो भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद सहायक संधि की बात हम करते हैं। सहायक संधि को हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। यहाँ पर क्या होता था? ये किसके समय में आया था? वेलेस्ली के समय में आया था, याद रखना, परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है।
सहायक संधि जो थी, नाम देखो सहायक संधि, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो राजाओं के पास जाते थे, कहते थे हम आपकी सहायता के लिए आए हैं, इसीलिए हम सहायक संधि लेकर आए हैं। सहायक संधि के तहत हम क्या करेंगे, हम आपके राज में अपने सैनिकों को लगा देंगे। अरे हमारे पास गन है, नए इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो सैनिक है वो ज़्यादा तंदुरुस्त हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आपके पूरे स्टेट में अपने सैनिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद वो आपको आपकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। तो राजा भी खुश, अरे वाह चलो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हाँ, सैलरी सैनिकों को आपको देनी पड़ेगी, खाना आपको देना पड़ेगा राजा जी, कपड़े आपको देना पड़ेगा, खर्चा आप उठाइएगा। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब मुझे रक्षा दे रहे हैं भाई, कोई वहाँ का कोई राजा मुझ पर अटैक कर दे या कोई यूरोपियन कंपनी ही मुझ पर अटैक कर दे, उससे अच्छा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स आए हैं, कितनी अच्छी बात है, गोरे गोरे हैं भी लोग, सुंदर सुंदर। तो राजा खुश, ठीक है, हाथ मिला लिया। अब लेकिन होता क्या था, अब तुम खुद सोचो, आपने अपनी रक्षा के लिए किसी बॉडीगार्ड को रखा, और कभी जिस बॉडीगार्ड को आपने रखा है, ठीक है, वो जिसको अपॉइंट किया उसी से आपका झगड़ा हो जाए। अब राजा जो है वो ब्रिटिशर्स से झगड़ा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता है मेरी जो रक्षा करे वो ब्रिटिशर्स ही करे, अब मैं अगर इनसे झगड़ा कर लूंगा तो ये मेरा ही गला काट देंगे। तो ये थी सहायक संधि, ब्रिटिशर्स की चाल थी। ठीक है, चलो हाथ मिलाते हैं, अपने ही सैनिकों को राजा के महल के इर्द गिर्द सब जगह हम लगा देते हैं, कभी राजा ने अगर हमसे कोई भी बेईमानी की तो इसी को उड़वा देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस भी हुआ करते थे सब्सिडरी अलायंस में, सहायक संधि में, जैसे कि राजा जो है वो किसी और यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ हाथ नहीं मिला सकता है, कहीं पर भी किसी भी एग्रीमेंट या ट्रिटी साइन करने के पहले उसे बताना पड़ेगा, किसी पर अटैक करने से पहले उसे बताना पड़ेगा, सारी जानकारी अब उसे सहायक संधि के तहत ब्रिटिशर्स को देनी पड़ेगी। ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, आपके परीक्षा में क्या प्रश्न बनता है ये भी मैं आपको बता दूं। आपके परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि सहायक संधि किसके समय में आई थी, तो आप बता देंगे वेलेस्ली के समय में आई थी। यहाँ पर एक और प्रश्न बन सकता है क्लास, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, जब हम सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। ठीक है, सहायक संधि सबसे पहले कहाँ पे, मतलब किस ने साइन की थी, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप क्या बताएंगे, हैदराबाद 1798, ठीक है, फिर मैसूर 1799, फिर तंजौर 1799, फिर उसके बाद अवध 1801, ठीक है, फिर उसके बाद पेशवा 1802, फिर भोसले 1803 और फिर सिंधिया 1804। तो ये याद रखिएगा सब्सिडरी अलायंस, और हो सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ ले। मैंने आपको बता दिया किसके समय में आया था, हैदराबाद में, हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने को दे दे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, फिर अवध, पेशवा, भोसले। तो याद रखिएगा ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट्स है। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी क्लास, ध्यान से सुनते चलिए, अगर आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, प्लीज ये काम करिएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पर जब मैंने सब्सिडरी अलायंस की बात की, सहायक संधि की बात की और मैसूर लिखा, तो आपको लगा नहीं कि मैम मैसूर की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था, फोर्थ कब हुआ था। तो जल्दी से क्विक रिवीजन करा दो तुम लोगों को। चलो देखो यहाँ पर ध्यान देना, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये किस वर्ष में हुआ था। तो मैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबको मैंने ऐसे लिख दिया। यहां पर मैंने 17, 17, 17, 17 लिख दिया, ठीक है। फिर 67, 80, 80 के बाद 90, फिर 99, 67, 80, फिर 90, फिर 99। क्लियर है? अब यहां पर देखो
जो पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध था ये आपका 1767 से चला और 17 यहां पर ध्यान दीजिएगा 1769 तक हुआ। ठीक है, यहां पर कौन था? हैरी वेरेलस था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता किसके किसके मध्य हुआ था। तो यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर जो था वो हैरी वेरेलस था और याद रखिएगा हैदर अली थी। ठीक है, हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को, इन लोगों को हरा दिया था। ये चीज क्लियर है फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये किसके समय में हुआ है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग के समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में। थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके समय में हुआ है? कौन? वॉलिस के समय पे। ठीक है, और जब हम फोर्थ की बात करेंगे तो ये किसके समय पे हुआ है? वेलेस्ली के समय पे हुआ है। मैसूर 1799 सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि मैसूर के साथ 1799 में किसने साइन की है? वेलेस्ली ने की है। और 1799 में ही फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और ट्रिटी ऑफ मैसूर आपका साइन किया जाता है। यहां पर सबसे पहला जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध है इसमें ट्रिटी ऑफ मद्रास, दूसरे में ट्रिटी ऑफ मैंगलोर और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की ट्रिटी और आखिरी में मैसूर की ट्रिटी। क्लियर है? ये भी चीज याद रखिएगा। पहले में कौन सी ट्रिटी है? मद्रास की, फिर मैंगलोर की, फिर श्रीरंगपट्टनम की और फोर्थ में आपकी जो है वो मैसूर की ट्रिटी जिसमें कि सब्सिडियरी अलायंस वेलेस्ली द्वारा 1799। ये याद रहेगा कि नहीं बताओ? याद रहेगा? याद रहेगा ना? मैं मान के चल रही हूं याद रहेगा। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, यहां पर कुछ नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं हाईलाइट करती हूं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस के बाद वेलेस्ली है और फिर हेस्टिंग है। ये सीक्वेंस भी याद रख लो। वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, क्लियर है? वॉरेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस है, फिर वेलेस्ली है और फिर हेस्टिंग है। हमने वॉरेन हेस्टिंग की जब बात की तो मैंने अभी आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग के समय जो है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय, सेकेंड एंग्लो मैसूर। क्लियर है? बताओ। फिर अगर हम देखें कॉर्नवालिस के समय तो थर्ड एंग्लो मैसूर और फोर्थ अगर हम देखेंगे तो फोर्थ एंग्लो मैसूर किसके समय में हुआ है? वेलेस्ली के समय में हुआ है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, फिर वेलेस्ली। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के समय सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध जिसमें कि आपका मैंगलोर की ट्रिटी साइन हुई है। ठीक है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की जब हम बात करेंगे तो वो कॉर्नवालिस के समय, उसमें कौन सी ट्रिटी साइन हुई है? श्रीरंगपट्टनम की। और वेलेस्ली के समय की जब हम बात करते हैं तो ट्रिटी ऑफ मैसूर आपकी साइन हुई है, सब्सिडियरी अलायंस 1799। याद रखिएगा। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है। अब पेशवाई का अंत यहां पर लिखा है। पेशवाई का अंत में आपके क्या लिखा है? लॉर्ड हेस्टिंग। क्या लिखा है? लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? एंग्लो मराठा युद्ध की। पेशवाई के अंत की बात हो रही है तो हेस्टिंग के समय। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग, फिर सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक। मैंने आपको बताया है कि सती प्रथा में एक बहुत बड़ा योगदान था किसका? राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय की जो खुद की भाभी थी उनको सती बना दिया गया था, उनको सती कर दिया गया था उनकी भाई की मृत्यु के बाद। तो फिर उसके बाद उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत भी हुआ। ये याद रहेगा। बोलो थोड़ा बहुत चीजें याद हो रही है कि नहीं? एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करा दूं। सबसे पहले जब हमने डुअल गवर्नमेंट की बात की, द्वैत शासन की बात की, तो आप क्या बोलोगे? क्लाइव क्लाइव क्लाइव। ठीक है, याद रहेगा। द्वैत शासन का अंत किसने किया? हेस्टिंग ने, वॉरेन हेस्टिंग ने। याद रखिएगा। ठीक है,
वॉरेन हेस्टिंग की जब मैंने आपसे बात की तो चलो काउंट करना शुरू करो। मैंने आपको बताया सबसे पहले द्वैत शासन का अंत इन्होंने किया, रेगुलेटिंग एक्ट इनके समय में आया है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया है। वेरी गुड। पिट्स इंडिया एक्ट इनके समय में आया 1784 का, जिसमें कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात की गई है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सी से स्टार्ट होता है, तो सी वाला जो है सीओडी जो है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को देखता था। बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया महाभियोग किस पर चलाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। याद रहेगा रिंग फेंस थ्योरी की जब हम बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग का नाम आप याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो भी वॉरेन हेस्टिंग के समय पे हुआ है। क्लियर है? चलो फिर उसके बाद स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, याद रखिएगा जमींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यहाँ पर आपको याद रखना थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध जिसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन की गई थी वो भी कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद मैंने आपको सहायक संधि के बारे में बताया, सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताया। ठीक है, वेलेस्ली के समय में सबसे पहले हैदराबाद में, याद रहेगा, फिर मैसूर में 1799, फिर तंजौर में, फिर अवध में, फिर पेशवा में, भोसले में, सिंधिया में। कंप्लीट। चलो बहुत अच्छी बात है। और याद रखिएगा जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ है वो किसके समय में हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ है। फिर पेशवाई का अंत लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय में। साथ ही साथ बेंटिक का जब हम नाम याद करेंगे तो आपको याद रखना है अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, मिनट की बात करते हैं ना, मैकाले मिनट, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये सब विलियम बेंटिक के समय। सामाजिक सुधार से रिलेटेड कई काम किए थे बेंटिक ने। ठगों के दमन की बात करेंगे तो आपको कैप्टन स्लीमैन का नाम याद रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर हम बात करेंगे तो चार्ल्स मेटकाफ का नाम याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। चार्ल्स मेटकाफ को हम लोग लिबरेटर ऑफ प्रेस कहते हैं। ठीक है, फिर सिंध का विलय की बात करेंगे तो एलन ब्रो, याद रखिएगा। एनेक्सेशन ऑफ सिंध की अगर हम बात करेंगे तो किसके समय में हुआ है, एलन ब्रो के समय में हुआ है। साथ ही साथ दास प्रथा का भी अंत किसके समय में हुआ है, लॉर्ड एलन ब्रो। तो ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है, एनेक्सेशन ऑफ सिंध, सिंध का विलय, लॉर्ड एलन ब्रो, साथ ही साथ दास प्रथा का अंत भी लॉर्ड एलन ब्रो, याद रखिएगा। चलो राज्य अपहरण की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके समय पे, तो ये है लॉर्ड डेलहाउसी के समय में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स याद रखिएगा, लॉर्ड डेलहाउसी। अब एक मिनट देखो, हाँ अब यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा क्लास जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखें तो सतारा 1848, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है जैतपुर 1849, फिर संबलपुर 1849, फिर बागघाट, ठीक है, ये 1850, फिर उदयपुर 1852, फिर झांसी 1853, और लास्ट में अगर हम देखें नागपुर 1854। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। याद रहेगा, बताओ याद रहेगा। देख लो एक बार आप लोग, यहाँ पर जब हम सतारा की बात कर रहे हैं तो 1848 सतारा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैतपुर 1849, फिर संबलपुर 1849, बागघाट यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, बागघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर यहाँ पर 1854। ये याद रखिएगा, यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से रिलेटेड। अब देखो
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डेलहाउसी। अवध का विलय भी लॉर्ड डेलहाउसी के समय में हुआ है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, जॉन लॉरेंस, कई बार पूछा गया है। फिर वेनाकुलर प्रेस एक्ट, मैंने आपको बताया था वेनाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो लगाया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा, जिससे कि हटाया किसके द्वारा गया है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये याद रखिएगा, लिटन ने लगाया है, रिपन ने हटाया है। अग्र फॉरवर्ड नीति रिपन के समय। फिर स्थायी निःश्वासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके परीक्षा में पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। वेनाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति किसने की है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया रिपन ने। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया है, लॉर्ड रिपन के समय में आया है। इल्बर्ट बिल में क्या था कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जो इंडियन जज हुआ करता था वो यूरोपियन केसेस को नहीं सुन सकता था। तो इसमें बोला गया कि अगर कोई इंडियन जज जो है, ठीक है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो यूरोपियन जज के बराबर ही है, तो वो यूरोपियन केसेस को भी सुन सकता है, मतलब यूरोपियन ट्रायल को भी सुन सकता है। यहाँ पर इल्बर्ट बिल का लोगों ने क्यों विरोध किया, क्योंकि लोगों को ये चीज़ समझ में आई थी, लोगों की बात कर रहे हैं तो मतलब ब्रिटिशर्स ने क्यों विरोध किया, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी अगर जज किसी इंडियन को बना दिया गया और वो बैठ गया डिसीजन देने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, तो कभी कोई ऐसा केस आएगा जिसमें इंडियंस का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है यूरोपियंस द्वारा, तो ऑफ कोर्स सी बात है जो जज है वो जजमेंट देगा इंडियंस के फेवर में, ठीक है, मतलब वो यूरोपियन को जेल में डालेगा। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, भले जो इंडियंस हैं वो जो यूरोपियन जजेस के बराबर ही क्वालिफिकेशन रखते हो, लेकिन वो यूरोपियन केसेस की हियरिंग नहीं करेंगे। तो इल्बर्ट बिल का लोगों ने विरोध भी किया था, लॉर्ड रिपन के समय आया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लॉर्ड रिपन के समय। कांग्रेस की स्थापना कौन हुई, कब हुई थी, किसके समय में, डफरिन के समय में। डफरिन ने क्या कहा था कि जो कांग्रेस है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यही तो बोला था डफरिन ने, तो याद रखिएगा, ठीक है। बर्मा का विलय की बात करेंगे तो ये भी डफरिन के समय में हुई था। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कराया। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली, लड़खड़ा रही है, और मैं इसकी शांतिपूर्वक वो शांति से इसकी क्या खत्म, इसको खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा स्टेटमेंट था, ठीक है, समाप्ति देखना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, मिंटो के समय में हुई है, और 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया है जिसमें मुस्लिम्स के लिए किसकी बात की गई है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है। फिर दिल्ली दरबार किसके समय में हुआ है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ है। दिल्ली दरबार में क्या क्या चीजें हुई है, जो 1905 का बंगाल का विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया है, और जो कैपिटल है उसको कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत क्या हुआ था, बताओ, डुअल गवर्नमेंट की बात की गई थी, कहां पर, प्रांतों में, प्रोविंस में बात की गई थी, ठीक है, द्वैत शासन की। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्लियर है, 1919 का समय चल रहा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया, आशा करती हूँ थोड़े बहुत पॉइंट्स याद हो गए होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है, दूसरी तरफ पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियां दी गई हैं, तो आप लोग इसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है गिरधारा अभ्यारण्य, फिर दूसरा गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिरगंधरा अभ्यारण्य, फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर भितरकनिका अभ्यारण्य, फिर काजीरंगा। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा क्लास। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में है ना, और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए फेमस है, वन ऑन राइनासोरस के लिए फेमस है। ये चीजें मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। गिर नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे जो कि कहाँ पर है, जो कि गुजरात में है, और ये किसके लिए फेमस है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, ये भी चीज मैंने आपको बताई है। इन दोनों को मैच करिए, जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है, ठीक है। फिर दूसरा काजीरंगा
राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करेंगे तो ये वन हॉर्न राइनासोरस के लिए, जो कि असम में है। तो बी का सेकंड और डी का फर्स्ट यहां पर दिया गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब हम भितरकनिका की बात करेंगे तो ये किसके लिए फेमस है? ये क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। ठीक है, और ग्रीगंधरा अभ्यारण्य की जब हम बात करेंगे तो ये जंगली गधों के लिए फेमस है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अगर आपको नोट करना है तो कुछ चीजें आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पर, जो चीज मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर क्लास एक चीज मैं आपको बता दूं, करंट से रिलेटेड है। इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर जो है वो किन किन दो स्टेट्स के मध्य बन रहा है? इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर ये जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, ये याद रखिएगा, के मध्य बन रहा है। ठीक है, ये दो स्टेट इस कॉरिडोर में कवर किए जाएंगे। देखो कॉरिडोर का मेन पर्पस क्या है कि जो जानवर है वो एक जगह तो रहेंगे नहीं, तो उनके लिए एक पैसेज, एक कॉरिडोर बना दिया जाता है कि वो ऐसा ना हो कि वो जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है वहां पर एंटर कर जाए। अब ये कॉरिडोर रहेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता ना, तो वो दिक्कत ना झेलनी पड़े। तो ये याद रखिएगा, इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है किसकी? बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ब्यूटेन दिया गया है, मीथेन दिया गया है, इथेन दिया गया है, प्रोपेन दिया गया है। आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है मीथेन। ठीक है, याद रखिएगा, मीथेन को याद रखिएगा। चलिए, तो बी आपका सही उत्तर है। अच्छा, आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं गैस से रिलेटेड, उसको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, जिससे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? चिप्स के पैकेट में बताओ। नाइट्रोजन गैस होती है, पूछा गया है कई बार परीक्षा में। और क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब खोलते हो तो कौन सी गैस निकलती है? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, पता है ना जो बता रही हूँ? देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले चिप्स की अगर हम बात करें, चिप्स में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। ठीक है, बॉटल्स की जब हम बात करते, कोल्ड ड्रिंक्स की हम बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की, यहां पर ध्यान दो, कोल्ड ड्रिंक की जब हम बात करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2। ठीक है, CO2 की जब हम बात करते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने के लिए वो जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें भी CO2 होती है। ठीक है, जब हम एसिड रेन की बात करते हैं, रिवीजन करा रही हूं क्लास, जल्दी जल्दी, एसिड रेन की बात करते हैं तो वहां पर SO2 और NO2 होता है, तभी तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होती है ना, याद रखिएगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं लाफिंग गैस की, तो कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है गैस है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं रोटेन एग, सड़े हुए अंडे से, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। रोटेन एग, सड़ा हुआ अंडे की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। अब पैडी क्रॉप्स की बात करते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? CH4, जिसे कि हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जब हम प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो उसमें मीथेन गैस आपकी प्रेजेंट होती है। क्लियर है?
अच्छा, एक चीज और, एलपीजी की जब बात करते हैं तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। सीएनजी की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस की, तो यहां पर मीथेन प्रेजेंट होती है और इथेन भी होती है। तो अब बताओ, ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो बता लोगे? अच्छा, बलून में ये भी पूछा जाता ना, गुब्बारे में, बलून्स में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है, ठीक है, हीलियम गैस होती है। वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस का यूज होता है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन, O2। चलो अब बताओ, कोई गैस छूटी? पेपर में प्रश्न पूछा था ना, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। चिप्स में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आप बताते हो कौन सी? नाइट्रोजन गैस। कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है? फायर एक्सटिंग्विशर में जो आग बुझाने वाला था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एसिड रेन की बात करते तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपकी फॉर्म करती है। वेल्डिंग में एसिटिलीन और O2 का यूज होता है, ठीक है। जब हम एलपीजी की बात करते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन, बीपी याद रखना। रोटेन एग में हाइड्रोजन सल्फाइड, लाफिंग गैस नाइट्रस, बलून में हीलियम, पेडिक्रॉप से मीथेन गैस निकलती है जिसे कि हम मार्श गैस भी कहते हैं। सारी चीजें बता दिया, जितना याद आया पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति की बात की गई है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ईपीए एक्ट की बात करते हैं तो 1986, सबसे आसान, बी का फोर्थ एक ही जगह दिया गया है, इसी वजह से उत्तर ए हो जाएगा। अब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति की हम बात करेंगे तो 1988 याद रखिएगा, ठीक है। 1988, 1986, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंटल प्लान की बात करेंगे तो 2006, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की बात करेंगे तो आपका 1980 हो गया। इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे, WPA की, वन जीव संरक्षण अधिनियम की, तो 1972, ठीक है। फिर टाइगर एक्ट की बात करेंगे तो 1973, बायोडायवर्सिटी एक्ट की बात करेंगे तो 2002, एलिफेंट प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट लिख लो, टाइगर प्रोजेक्ट लिखो, इसको मैंने वो लिख दिया। एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 1992, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस राज्य का राज चिन्ह जो था वो धनुष था, बोला गया है? चोला, चेरा, पांड्या, पाल। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोला, चेरा, पांड्या, पाल। तो यहां पर जो है वो चेरा है, बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चेर जो डायनेस्टी जो थी, उनका जो एम्बलम था वो धनुष था, क्लियर है। अब यहां पर देख लो, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम चोल डायनेस्टी की बात करते हैं तो चोल डायनेस्टी जब आप पढ़ेंगे तो पहला तो आप चोल डायनेस्टी 1st से 3rd सेंचुरी के मध्य पढ़ेंगे ना, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको इसके थ्रू याद करा देती हूँ। प्राचीन चोल राज किन दो नदियों के बीच में था, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो प्राचीन चोल था, हम 1st से 3rd सेंचुरी के मध्य की बात कर रहे हैं, ये आपके किन दो नदियों के बीच में था? तो पेन्नार और वेल्लोर नदी, याद रखिएगा। चोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? नव प्रदेश। चोल वंश जो था उनका जो एम्बलम था, जैसे हमने चेर की बात की, चेर का एम्बलम धनुष था, वैसे चोर का एम्बलम क्या था? बाघ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। संगम युगीन सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो ये चोल राज था, ठीक है। इसमें चोल राज का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो करिकल।
करिकाल याद रखिएगा, ठीक है, करिकाल का नाम याद रखिएगा। ये सबसे शक्तिशाली राजा था चोल वंश का संगम काल में। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम की अगर हम बात करें तो कावेरी पत्तनम किससे रिलेटेड था? चोल राजवंश से रिलेटेड था, ठीक है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन की व्यवस्था थी? तो चोल राज्य में। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात होती थी, ग्राम प्रशासन की बात होती थी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद रखिएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था चोल एडमिनिस्ट्रेशन का। चोल शासक करिकाल द्वारा स्थापित नगर फुहार जो है वो किस और नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, फुहार की हम बात कर रहे हैं, इसको किस और नाम से जाना जाता था? कावेरी पट्टनम नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। जिसके कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा कराया गया था? करिकाल के द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। करिकाल ने फुहार नगर की स्थापना की थी, जिसे कि कावेरी पट्टनम नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण में संगम काल में चोल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो उरेयूर थी, ये याद रखिएगा, उरेयूर। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिका मेडू से, ये याद रखिएगा। कौन सा बंदरगाह पोडो के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अरिका मेडू, ये याद रखिएगा। प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को क्या कहते थे? मणिग्रामम कहते थे। व्यापारियों के निगम को क्या कहा जाता था? मणिग्रामम कहा जाता था। संगम कालीन किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर जब हम चोल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं पहले से तीसरी सेंचुरी के मध्य, 1st to 3rd सेंचुरी, तो आपको चोल एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब चोल डायनेस्टी में आपको एलारा और करिकाल का नाम याद रखना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ में हिमालय तक विजय की चर्चा किस चोल शासक के विषय में की गई थी? तो करिकाल के विषय में। सबसे शक्तिशाली जो चोल राजा माना जाता था वो करिकाल था, लेकिन आपको एलारा का नाम याद रखना है। संगमकालीन किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और चोल डायनेस्टी की स्थापना की थी? तो एलारा का नाम आपको याद होना चाहिए। फिर चेर राजवंश की हम बात करते हैं। चेर या चेरपाद शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अशोक के बृहद शिलालेख में चेर का उल्लेख किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, चेर को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है अशोक के बृहद शिलालेख में। चेर राजवंश की राजकीय चिन्ह क्या थी? अभी हमने देखा धनुष था, ठीक है। संगम युगीन चेर राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो उदयन जेरल था, ये याद रखिएगा, उदयन जेरल। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास। तो यहाँ पर जब हम बात करें 1 सेंचुरी से 3 सेंचुरी के मध्य, तो हम चोल वंश की बात कर रहे हैं जब हम संगम पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने। सबसे पहले ये डायनेस्टी किन किन नदियों के मध्य में थी? चोल डायनेस्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे पेन्नार और वेल्लोर के मध्य में थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर बाघ इनका चिन्ह था, ये आप याद रखिएगा। राजा में करिकाल का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे फुहार को और किस नाम से जाना जाता था? फुहार को कावेरी पट्टनम नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा। इनकी राजधानी क्या थी? उरेयूर थी, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर आप एक और राजा का नाम एलारा का भी नाम याद रखिएगा। यहाँ से एलारा का नाम जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। ये प्राचीन चोल साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं संगम पीरियड वाले। बाद में भी आप देखते हैं कि चोल डायनेस्टी आता है ना, वो वाला जो चोल डायनेस्टी जिसमें विजयालय का नाम याद रखते हैं कि चोल डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। फिर आपको वहां पर भी याद रखना है राजेंद्र चोल का नाम, राजा राज का नाम याद रखना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सब चीजें ये भी हम डिस्कस कर लेंगे आने वाली क्लासेस में, अभी इतना याद रखिए नहीं तो कंफ्यूजन होने लगेगी। तो ये हम संगम पीरियड की बात कर रहे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो बताइए कौन सम्मिलित नहीं था? मेरठ, गाजियाबाद, आगरा या फिर कानपुर देहात। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें कानपुर देहात नहीं सम्मिलित था, ठीक है, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर में कौन कौन आता है? लखनऊ आता है, कानपुर शहर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद मतलब प्रयागराज शामिल है। लेकिन कानपुर देहात नहीं, कानपुर नगर शहर शामिल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो इस प्रश्न को देखें। Which of the following is not a greenhouse gas? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोला गया है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसेस में याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्लास। सबसे पहले जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था, तो आप क्या बताते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने की बात कही गई थी। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में आया था, जिसको कि लागू हुआ है आपका 2005 से। ये याद रखिएगा पहली चीज। फिर हम देखते हैं जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था तो उस समय 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई थी। 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात की गई थी, जो कि आपके थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोराइड। तो इन 6 गैसेस की बात किसमें की गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी। याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। बाद में लेटर एक अमेंडमेंट हुआ था जिसे कि हम दोहा अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, दोहा अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को भी जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नोट करना है तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ। क्लास एक चीज और मैं आपको बताऊं, कभी आपसे अगर पूछा गया कि क्या ग्रीन हाउस गैसेस में वाटर वेपर आता है, तो आप बोलेंगे हाँ, वाटर वेपर भी जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसेस के नाम में वाटर वेपर को नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि यहाँ पर उन गैसेस को इंक्लूड किया गया था जो कि मैन द्वारा, ठीक है, ह्यूमन सोर्सेज द्वारा प्रोड्यूस होती हैं मेनली। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये चीज। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी याद रखिएगा। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की जब हम बात करते हैं तो इसको दोहा अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था। सोर्सेज पूछा जाता है, जैसे पशुधन से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। वेटलैंड से कौन सी गैस का एमिशन होता है? मीथेन का होता है। परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not correctly matched as per the Constitution of India? पंचायत जो है वो 9वें भाग में दिया गया, म्युनिसिपैलिटी 9वें ए में दिया गया है, 9th पार्ट ए में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9th बी में, फिर ट्रिब्यूनल्स 10th में दिया गया है। ये प्रश्न मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। यहाँ पर पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात हम 9th बी में करते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल्स की बात हम पार्ट 10 में नहीं, पार्ट 14 में करते हैं। ये याद रखिएगा, ये 4 है। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। 14 में जब हम बात करते हैं तो हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, 14A ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे पेपर में दिया रहेगा तो आप 14A में हम किसकी बात करते हैं? हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ट्रिब्यूनल्स जो है 14A जो पार्ट है इसको हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। पूछ सकता है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आप क्या बताएंगे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 14A को जोड़ा गया है। किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। लिखना है तो लिख लो जो पॉइंट बता रही हूँ। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
Act has introduced these provisions in accordance with the recommendation of Swan Singh Committee report. This amendment introduced Part 14A. इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिए हम आर्टिकल 323A और 323B की बात करते हैं। मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया है, जब हम आर्टिकल 323A की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं और 323 में हम अदर ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल मतलब हम प्रशासनिक अधिकरणों की से संबंधित चीज़ों की बात 323A में कर रहे हैं। 323 में हम अन्य मामलों से रिलेटेड ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। जैसे अदर्स की हम बात करते हैं, 323 में ट्रिब्यूनल्स आपके आगे टैक्सेशन से रिलेटेड, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड हम बात करें तो यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल एंड लेबर से रिलेटेड, ये सारे ट्रिब्यूनल्स अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड 323B में आएंगे। 323A में आपको बस याद रखना है, यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं जो कि सारे डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन पब्लिक सर्विस उसको कंसल्ट करता है, ठीक है। जितने भी आपके इश्यूज हैं रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है ओनली बाय पार्लियामेंट, ये याद रखिएगा। पार्लियामेंट जो संसद है वही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करती है। 323A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है दे कैन ओनली बी एस्टैब्लिश बाय द पार्लियामेंट, लेकिन जो अदर ट्रिब्यूनल्स हैं आर्टिकल 323B के तहत उसे पार्लियामेंट भी आपका एस्टैब्लिश कर सकती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी एस्टैब्लिश कर सकता है। ये चीज़ क्लियर रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी आपको दे दे। सबसे पहली चीज़ आपको क्या रखना है, ट्रिब्यूनल्स की बात हमने 14A में की है। 14A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में, ठीक है। इसमें हम आर्टिकल 323A और 323B की बात करते हैं। B जो है वो अदर ट्रिब्यूनल्स है, A में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकरणों की बात करते हैं जो कि संसद द्वारा ही आपका गठित किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम पार्ट 9 की बात कर रहे थे जिसमें हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, वहाँ पर क्लास मैंने आपको पहले भी बोला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कमेटी का नाम याद कर लीजिएगा। हो सकता है फिर से आपसे कभी किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी है, फिर अशोक मेहता कमेटी है। यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, एक बार रिवीजन करा दूँ। देखिए मेरे दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, ठीक है। फिर अशोक मेहता कमेटी, ये कितना है 1977, ठीक है। फिर GVK राव कमेटी 1985, फिर LM सिंघवी कमेटी 1986। ये कमिटीज तो ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो इनको आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। हो सकता है फिर किसी परीक्षा में आपसे प्रश्न बन जाए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है ना। तो ये कमिटी से रिलेटेड कई बार प्रश्न बने हैं। अब इसको देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है, ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के केवल लोकसभा सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 21 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट की बात आर्टिकल 61 में की गई है, ये बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट मोशन कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये गलत है। इम्पीचमेंट मोशन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द प्रपोज्ड
जल्द शुड बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट 21 डेज इन एडवांस, ये भी आपका गलत है, 14 दिन होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, तो खाली एक ट्रू है, बी, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चल अब देखो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में हो तो पद को भरने के लिए कितने माह के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है। तो आपको पता है अगर राष्ट्रपति का स्थान जो रिक्त है तो उसको 6 महीने के अंदर ही भरना अनिवार्य है। ठीक है, प्रावधान दिया गया 6 माह से पहले। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो आपका वेकेंट है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। क्लियर है। अच्छा, अभी दूसरा जो प्रश्न दिया गया है इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो अब कौन पद संभालेगा राष्ट्रपति का। तो ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो संभालेगा या फिर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट का पद खाली है तो कौन बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट बैठेगा। ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट का, और अगर ये भी नहीं है तो जो सबसे सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का वो। ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु नेतृत्व नहीं। ठीक है, कौन राष्ट्र का प्रतिनिधि है लेकिन उसका नेतृत्व नहीं करता है, तो वो राष्ट्रपति है। इसीलिए राष्ट्रपति को रबड़ स्टैम्प भी कहा जाता है। राष्ट्रपति जो है वो हमेशा एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो एड और एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को काम करना रहता है। ये पता है ना। ठीक है, जिसके बारे में किस में बोला गया, आर्टिकल 74 में बोला गया है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी किस प्रकार हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट के तहत, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट महाभियोग की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 61 में। भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करके त्यागपत्र देता है, तो अगर राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना होगा तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है, तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है किंतु उसके महाभियोग में सम्मिलित नहीं होता है, तो राज्यों की विधानसभाएं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन की, ठीक है, तो इलेक्शन की जब बात करते हैं तो इलेक्शन में राष्ट्रपति के इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में, तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबलीज नहीं होती है। जब हम इम्पीचमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर खाली संसद के मेंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस समय जो आपके राज्य की विधानसभाओं के जो मेंबर्स होते हैं वो नहीं होते हैं इम्पीचमेंट के दौरान, लेकिन उनके इलेक्शन के दौरान होते हैं। राष्ट्रपति पर उसके व्यक्तिगत कार्यों के लिए न्यायालय में दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किस अनुच्छेद के द्वारा, तो 361 के द्वारा चलाया जा सकता है। यहाँ पर प्रिविलेजेस की बात की गई है ना राष्ट्रपति और राज्यपाल पे, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन हेतु तो उम्मीदवार के कितने प्रस्तावक व अनुमोदक होने चाहिए, तो 50-50, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना उसे कितने दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, तो अभी हमने देखा 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को ये सूचना मिल जानी चाहिए कि उनके ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया की बात की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रत्येक सदन में किस प्रकार पारित होना चाहिए, तो समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, ये याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिए, जब मैंने आपको आर्टिकल 368 बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पेशल मेजॉरिटी,
ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी में हम लोग ने पढ़ा था 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ना, लेकिन यहाँ पर जब हम राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करते हैं, इम्पीचमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 2/3 की बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समस्त सदस्यों की बात करते हैं। कई बुक में ये चीज गलत दी रहती है, कई बुक में दिया रहता है स्पेशल मेजॉरिटी और राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में लिखा रहता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि गलत है। यहाँ पर जब हम राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बात करेंगे तो समस्त सदस्यों के जो टोटल सदस्य हैं कि कम से कम 2/3 बहुमत की बात की गई है, 2/3। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलो, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा? तो ये किसमें बोला गया है कि कोई भी विवाद अगर होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसे कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ये आर्टिकल 71 में बोला गया है। क्लियर है क्लास? वह राष्ट्रपति कौन थे जिसके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो यहाँ पर ये थे वीवी गिरी, याद रखिएगा। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध आपके राष्ट्रपति बने थे, तो नीलम संजीव रेड्डी का नाम आपको याद रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको पता है प्रतिभा देवी पाटिल थी। ठीक है, फिर उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये बिहार से। कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वीवी गिरी, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कौन से पूर्व राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के अनुसार अगर चलेंगे तो 12वां था, और अगर कार्यालय के अनुसार चलेंगे तो 14 था। संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किस सदन में अभिभाषण देता है? तो संसद के दोनों सदनों में एक साथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो कौन थे वो? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को। वह राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर कभी नहीं रहे थे, तो नीलम संजीव रेड्डी कभी नहीं रह रहे थे। ठीक है, और इनको निर्विरोध आपके चूज किया गया था। भारत के राष्ट्रपति जो दार्शनिक राजा के नाम से भी जाने जाते हैं, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित थे? तो वीवी गिरी, याद रखिएगा। 2 अवधि तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? तो एडविन ल्यूटियस ने। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो यहाँ से भी आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो 1 लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। क्लास प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब आपको फैक्चुअल डेटा बताती हूँ रिवीजन के पर्पज से, कि हम एक क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कर लें, ठीक है, तो मुझे थोड़ी बाद ऐसा लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़, ये शंका मेरे मन में हमेशा उत्पन्न होती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? तो डाली, पाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो विंध्याचल की हम बात कर रहे हैं, सिंगरौली, ठीक है, दादरी और डाली पाली। सिंगरौली एमपी में है, तो 2 और 4, यहां पर 2 और 4, दादरी और विंध्याचल ये दोनों यूपी में है, सिंगरौली एमपी में है, और डाली पाली जो है ये उड़ीसा में है। यहां पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दादरी और सिंगरौली, 1 मिनट, बी आपका सही उत्तर है। सिंगरौली आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात की गई है यहां पर। इसको हम एक बार और देखते हैं। 2 और 3, दादरी तो ठीक है, चलो
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लास प्लेस की नहीं बात की गई है, कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात की गई है। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गई। सिंगरौली की अगर हम बात करेंगे इस जगह की, तो सिंगरौली जो जगह है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वैसे क्लियर है, सिंगरौली जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर सिंगरौली कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात की गई है, तो ये कहाँ पर है, ये यूपी में है। दादरी कहाँ पर है, यूपी में है। तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। बल्कि जब हम विंध्याचल की बात करते हैं तो विंध्याचल, मंदिर से मत कंफ्यूज हो जाना, विंध्याचल आपका कोल पावर प्लांट की बात करेंगे तो ये एमपी में है और विंध्याचल मंदिर यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दादरी और सिंगरौली जो है वो उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। लेकिन अगर प्लेस पूछेगा ना तो सिंगरौली जो है, ठीक है, तो वो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर कोल बेस्ड पावर प्लांट की बात की गई है। डालीपाली जो है उड़ीसा में है, विंध्याचल जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये एनटीपीसी की कोल आधारित बिजली संयंत्रों की बात यहाँ पर की गई थी। चल आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लो, जब हम सिंगरौली की बात कर रहे हैं तो ये सोनभद्र में है, ठीक है। रिहान, रेणुकूट, सोनभद्र। दादरी की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर, ऊंचाहार, रायबरेली, तांडा, मीजा, प्रयागराज और खुर्जा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मत कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पर सिंगरौली प्लेस की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन अगर हम पावर प्लांट की बात करेंगे सिंगरौली तो उत्तर प्रदेश, ये ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र में। और ऐसे ही विंध्याचल अगर हम बात करेंगे तो ये आपका विंध्याचल रीजन जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया। विंध्याचल मंदिर की बात करेंगे तो ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। लेकिन विंध्याचल कोल पावर प्लांट की बात करेंगे तो एमपी, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर झिलमिली, करनपुरा, रामपुर हिमगिरी, सुहागपुर। अब देखिए, सुहागपुर की जब हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश हो गया। मैंने ऐसे ही आप लोग को याद कराया था, जूही, सुहागपुर, रौली, ठीक है, ये सब किस चीज से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो डी का सेकंड हो गया, डी का सेकंड ये हो गया। फिर झिलमिली आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। करनपुरा कई बार पूछा गया है, झारखंड, ठीक है। फिर रामपुर हिमगिरी की बात करेंगे तो उड़ीसा। यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पढ़ाया भी है कई बार ये सारी चीजें। अब देख लो, जब हम बात करते हैं उड़ीसा की, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक मिनट, ठीक है। चलो सबसे पहले झारखंड पढ़ लो, सबसे पहले झारखंड पढ़ लो। यहां पर मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके पहले कि जैसे करनपुरा कहां पर है, झारखंड में है, कई बार पूछा गया। डाल्टनगंज पूछा गया है, झारखंड। बोकारो झारखंड, जयंती झारखंड, झरिया झारखंड, ठीक है। रामगढ़ झारखंड, गिरिडीह झारखंड, देवगढ़ झारखंड। ये याद रखिएगा, ये कोल फील्ड्स के नाम मैं आपको बता रही हूं। तो करनपुरा, डाल्टनगंज, रामगढ़, बोकारो, जयंती, गिरिडीह, देवगढ़, ये सब कहां पर है, ब्राह्मणी, ये सब झारखंड में। नोट कर लो, यहां से परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है, बनता ही बनता है। क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी तरीके से जब हम एमपी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगरौली हो गया, सुहागपुर हो गया, देखो उमरैया हो गया। मैंने आपको बताया ना, देखो रोली, सुहाग और उमरैया मतलब उमर, उमर करके ना, उमर, सुहाग, रोली, ये सब कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उमर, सुहाग, रोली सब मध्य प्रदेश में है। पेंच, कान्हा, तावा मध्य प्रदेश। अब उड़ीसा देख लो, यहां पर अंगुल, रामपुर हिमगिर, तालचेर, एब, सुंदरगढ़, पूछा था ना, यहां पर अंगुल, सुंदरगढ़, संबलपुर, रामपुर, तालचेर, ये सब आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। पीसीएस में तो पूछा जाता है, तो ध्यान देना। फिर मैं रिवाइज करा दूंगी, चिंता मत करना, बल्कि नोट कर लेना आज की क्लास में जो बता रही हूं। अब देखो, ये
रंजीत वैली, तंदूर, वरोरा, लालमटिया। तो वरोरा जो है ना ये महाराष्ट्र में है। सी का फोर्थ, एक ही जगह दिया गया है, तो सी आपका सही होगा। रंजीत वैली की जब हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये सिक्किम में है, ठीक है। तंदूर की हम बात करेंगे तो तंदूर में क्या डालोगे, तेल ही तो डालोगे। तंदूर में कुछ बनाना होगा तो तेल डालो, मतलब ठीक है, तंदूर में थोड़ा तेल लगाओगे ना। तो तंदूर तेलंगाना, तेल से याद रखना तेलंगाना, तो बी का थर्ड, ठीक है। लाल मटिया, लाल मट्टी झारखंड, करणपुरा झारखंड, ये सब याद रखना जो बता रही हूं, परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की प्रमुख ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो कोल्ड ओशन करंट ऑफ पैसिफिक ओशन कौन सा नहीं है? हम्बोल्ट, ओक्सटक, कैलिफोर्निया, केनारी। तो यहां पर आपका जो केनारी है वो अटलांटिक ओशन की ठंडी जलधारा है, ना कि पैसिफिक ओशन की, तो डी हो गया। यहां पर ये देख लो केनारी, ये अटलांटिक ओशन की जलधारा है, ठीक है। लेब्राडोर अटलांटिक ओशन की जलधारा है, ठीक है। बेनिगुला अटलांटिक ओशन की, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन बीच में हो गया, क्लियर है। इस प्रश्न को देखो, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर। गोलकोंडा में कौन सी डायनेस्टी है, कुतुबशाही डायनेस्टी है, बिल्कुल सही है। अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी है, बिल्कुल सही है। बीजापुर में क्या दिया गया है, इमाद शाही डायनेस्टी है, गलत है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो केवल 3 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, जो कि सी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर एक बार देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। इसके पहले वाले टेस्ट में भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया है। जब हम बात करते हैं खानदेश की, तो यहाँ पर फारूकी वंश था, बरार में इमाद शाही, बीजापुर में आदिल शाही, अहमदनगर में निजाम शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही, बीदर में बरीद शाही। ये याद रखिएगा, कई बार आपको मैच करने को दिया जाता है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला रीच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थ्रू विच स्पेसक्राफ्ट। शुभांशु शुक्ला किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे? अब कुछ करंट के प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर क्रू ड्रैगन 213 होगा आपका सही उत्तर, तो बी सही उत्तर है। अब हम करंट भी डिस्कस करेंगे, क्लास करंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि पहले क्लासेस में मैंने आपसे कहा था, ताकि करंट अफेयर भी कवर होता रहे। यहाँ पर एग्जिम 4 लॉन्च कब हुआ था? 2025 में, 25 जून 2025 में, याद रखिएगा। आगे बढ़े। क्रिस्टी कोवेंट्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो याद रखिएगा, मिस क्रिस्टी को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। फीमेल जो अपॉइंट हुई रहती हैं और पहली बार अपॉइंट हुई रहती हैं, उनसे तो रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बन ही जाता है। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, क्रिस्टी कोवेंट्री जो है उनको 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, जो कि अपने ऑफिस को होल्ड कर रही है 23 जून 2025 तक। ये प्रश्न नहीं पूछेगा, बस क्रिस्टी कोवेंट्री याद रखना, IOC याद रखना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। और एक चीज और याद रखिएगा, ये कहां से, ये जिम्बाब्वे की है, ठीक है, स्विमर हैं ये, ठीक है, कहां से बिलोंग करती है, हो सकता है ये पूछ ले, तो जिम्बाब्वे की ये स्विमर है, याद रखिएगा। जिन्होंने 7 टाइम ओलंपिक मेडल्स को जीता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। जिम्बाब्वे से हैं, स्विमर है, 7 टाइम आपके ओलंपिक मेडल्स को जीता है। और क्रिस्टी कोवेंट्री जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की प्रेसिडेंट अपॉइंट की गई हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस चीज से रिलेटेड है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है वो किससे रिलेटेड है? USA आर्म्ड अटैक ऑन ईरान, ठीक है, USA ने जो अटैक किया है ईरान पर, उससे रिलेटेड है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर।
विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 10वें सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के संबंध में क्या सही है। स्वीडन जो है पहले स्थान पर है, भारत 99वें स्थान पर है। ए और बी दोनों सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो याद रखिएगा जो 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है उसमें फर्स्ट कौन आया है, स्वीडन नहीं, स्वीडन नहीं फिनलैंड आया है, ठीक है। और भारत का कौन सा स्थान है, 99वां स्थान है, ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, भारत का 99वां स्थान है, स्कोर कितना है, 67 है। यहां पर टॉप परफॉर्मर में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, ठीक है। पहले फिनलैंड है, दूसरा स्वीडन है और तीसरा डेनमार्क है। भारत की 99 रैंक है। जून 2025 में क्वांटम संचार के क्षेत्र में 1 किलोमीटर की दूरी तक सफलतापूर्वक संदेश किसने प्रेषित किया था। तो इन जून 2025 हु सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड द मैसेज ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो प्रोजेक्ट था ये आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ दोनों का था। तो ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वांटम कम्युनिकेशन में इन्होंने मैसेज को ट्रांसमिट किया था ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। शॉर्ट टेंडम रिपोर्ट जो रिसेंटली न्यूज में थी वो किससे रिलेटेड थी। तो शॉर्ट टेंडम रिपोर्ट जो थी वो अहमदाबाद एयर क्रैश 2025 से रिलेटेड थी। द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स किस मिनिस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो याद रखिएगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिलीज किया गया था। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स था उसमें ग्रेड्स को दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम इस तरीके से डिवाइड किया गया था ग्रेडिंग को, जिसमें मैं आपको बता दूं कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज आपके ना ही दक्ष था, ना ही उत्कर्ष था, ना ही उत्तम था, अति उत्तम था, ना ही उत्तम था। मतलब इन 4 श्रेणियों में तो कोई भी स्टेट, नो स्टेट और कोई यूटी नहीं था, ठीक है। अगर हम देखें तो चंडीगढ़ जो था वो टॉप परफॉर्मर में था, लेकिन चंडीगढ़ किसमें था, प्रचेष्टा 1 में, ठीक है। मतलब इसका जो स्कोर रहा होगा वो 51% टू 60% रहा होगा। लोवेस्ट अगर हम देखें परफॉर्मर कौन था तो वो मेघालय था, ठीक है, वो मेघालय था। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन था, चंडीगढ़ था, लेकिन वो ऊपर की 4 कैटेगरी में नहीं था, वो आपके प्रचेष्टा 1 में था, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट में कौन था, यहां पर याद रखिएगा मेघालय था। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो, तो आज करंट भी हमने कुछ डिस्कस किया, इसी तरीके से आगे की क्लासेस में भी हम करंट डिस्कस करेंगे। क्लास मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। आप कुछ और पॉइंट्स अगर चाहते हैं कि मैं इन क्लासेस में इंक्लूड करूं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। करंट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा उसको और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर आधुनिक भारत पे जो भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आया कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हम 1 लाइनर क्वेश्चंस को इंक्लूड करके हम क्या करेंगे, मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को एक क्लास में आपसे को याद कराया जा सके, रिवाइज कराया जा सके। तो ये एक छोटी सी पहल है मेरी तरफ से कि मैक्सिमम रिवीजन मैं आपको करा सकूं, लेकिन थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत ये है कि आप लोग मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि क्लासेस आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ताकि थोड़ा मुझे भी इससे क्या मिलता, मोटिवेशन मिलता है ना। मैं भी मोटिवेट होती हूँ, नहीं क्लास समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स को, फीडबैक सही है, मतलब पढ़ाने का तरीका ठीक है, और चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं हम इस तरीके से, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होती है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास पूरा डिकोड एग्जाम की टीम आप लोगों के साथ है, हम लोग, हमारा सपोर्ट आपके साथ है, चाहे वो
यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आरओ एआरओ 2026-27 के लिए एक नया बैच लॉन्च किया गया है, अभ्युदय बैच। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है क्लास, तो ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके ज़रूर पूछ लिया करिए। तो चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। आशा करती हूँ ये सारी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। आप में से अभी भी कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम आरओ एआरओ की प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं अच्छी हुई। तो क्लास देखिए, आपने मेहनत की, ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा आरओ एआरओ का और आपने पीसीएस का फॉर्म भरा है, तो मैं आपसे अब यही कहूँगी कि उस दुख को भुलाकर अब यहाँ पर प्रीलिम्स की तैयारी करो पीसीएस की। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी सब्जेक्ट पे दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए हमको। मैं हर बार एक ही चीज़ कहती हूँ क्लास, ऐसा नहीं है जीवन में खाली आप ही दुखी है, जीवन में हर कोई दुखी है। किसी के पास भी जाओगे तो उससे पूछोगे दुखी हो भाई, तो बताएगा बहुत दुखी है जीवन में हम। ठीक है, तो जीवन में सबके दुख है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही दुखी हैं, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, क्या करें मैम, नहीं। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है, अपनी असफलताओं से सीखना पड़ता है और फिर उसी असफलताओं को सफलता में क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। लेकिन इसको बदलने के लिए आपकी मेहनत की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है, खुद पर विश्वास की आवश्यकता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। जब कभी भी लगे कि बहुत हताश हो तो जाके शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, और कहो ऐ मेरे जादुई शीशे ये तो बता। ठीक है, अब उसके आगे कुछ भी लगा लो। अगर आपको सुनना है कि सबसे सुंदर कौन है भला, तो सबसे सुंदर कौन है भला पूछ लो उससे, और फिर देखना शीशा आपको आप ही की शक्ल दिखाएगा, किसी और की नहीं दिखाएगा। अगर लगता है कि एग्जाम नहीं निकल रहा है, कमज़ोर हूँ मैं, तो बोलो शीशे के सामने जाके, ऐ मेरे जादुई शीशे ये तो बता सबसे शक्तिशाली कौन है भला। फिर अपने आप को उस मिरर में देखो। देखो क्लास, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि हम किसी से भी, ठीक है, झूठ बोल सकते हैं जीवन में अपने, हम किसी से भी बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन खुद से इंसान कभी बेईमानी नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने मेहनत के प्रति ईमानदार रहिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो हर पल आपके लिए प्रार्थना करते होंगे, तो उनकी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखिए। ठीक है, तो विश्वास तो जीवन में आप रखेंगे तभी आपके अंदर ना क्या आएगा, एक मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। अगर एक पेपर खराब हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आने वाली परीक्षाएं भी खराब हो सकता है और भी अच्छा रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहा हो। तो उस एग्ज़ाम के लिए पढ़िए, और कहीं पर भी परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। पूरी डिकोड एग्ज़ाम की टीम आपके साथ है। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी को सफलता मिले, ईश्वर, ठीक है, सबको सफलता दे। और ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो हम लोग आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए और हमारे विद्यार्थियों के प्रश्न मतलब सही करके आए आप लोग। तो धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन को भरिए और हमेशा याद रखिए, आप अच्छा सोचेंगे जीवन में आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।